सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। और हम लोग कोशिश करेंगे इसको इसी लेक्चर में कंप्लीट करने का, एनसीईआरटी हाईलाइट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें चीज़ें ऊपर ऊपर से ही देखनी है क्योंकि हम एनसीईआरटी हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो है चीज़ें आपको ये लेक्चर देखने के बाद एक बार थॉरली खुद से एनसीईआरटी का रीडिंग लगा लेना है। मैं आपको चीज़ें समझा दूंगी अच्छे से, और उसको रीडिंग लगाने के बाद याद करने की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स आपकी है, क्योंकि मैं यहाँ आपको बस बताने की और समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, बट दिमाग में याद करना और चीज़ों को रिटेन करके रखने का जो कैपेसिटी है वो आपको खुद पे डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर ब्यूटीफुल सा चैप्टर, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बायोटेक्नोलॉजी हम लोग किसे कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी उस ब्रांच को कहते हैं हम लोग जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म, एंजाइम और डीएनए के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी करते हैं, और उनके प्रोडक्ट्स, उनमें हम कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, उनके किस तरीके से ह्यूमन के बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक हमारे पास थे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका जो है फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। EFB का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने जो है ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को मिला करके एक जो है हमारे पास में डेफिनेशन दिया। वो डेफिनेशन क्या था? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट्स एंड देयरफॉर मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब बेसिकली हम लोग जो है किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और ह्यूमन के जो अपकमिंग टाइम में हम अपने आप को और बेटर करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे ऑफकोर्स बायोटेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को, किसी भी टाइप के डिजीज़ को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। एलाइजा का यूज़ करते हैं एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में हम लोग जैसे इंसुलिन है, तो इंसुलिन को हम लोग बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करा रहे हैं। पहले के टाइम में जैसे कैटल्स को मारना पड़ता था, बहुत सारे कैटल को मारते थे, तब हमें छोटे से अमाउंट में जो है इंसुलिन का डोज मिल पाता था उनके पैनक्रियाज से। बट अब वही हम लोग बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करा पा रहे हैं। तो हमने कितना डेवलप किया। मतलब अब हमें अगर मान लो कि 200 ml अगर मान लो हमें इंसुलिन का डोज चाहिए पड़ता था, ठीक है, तो वो उसके लिए अगर मान लो हमें 3 से 4 कैटल मारने पड़ते थे, तो अब उसके लिए हमें कैटल्स के मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो चीज़ें, पहले अगर हम लोग कैटल को मार करके चीज़ें बना रहे थे तो महंगी होती थी, अब चीज़ें सस्ती हो रही है कंपैरेटिवली। तो ये क्या है? ये बेसिकली डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी में 2 हमें फील्ड के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ना है हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा हमें पढ़ना है, हमारे पास है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, ये 2 हमें पढ़ना है। पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग को क्या पढ़ना है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें बताता है कि केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। मतलब हम लोग डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग उसके स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट करके अपने लिए यूज़ करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी होस्ट में किसी नए ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करना है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर में पढ़ते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेसिकली आपकी जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, सेकेंड है हमारे पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें मेंशन नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। सेकेंड आया यहाँ पे, ये हमारे पास में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं इसको हम लोग। इसका क्या मतलब होता है कि जिस भी जैसे हम लोग इंसुलिन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग एक कल्चर, एक मीडियम रेडी करते हैं जिसमें हम लोग बैक्टीरिया रखते हैं, और उसमें बैक्टीरिया का जो है ग्रोथ कराते हैं हम लोग। तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है, तो उसके लिए एक मीडियम आपको फिक्स करना पड़ता है। उसके लिए टेम्परेचर, pH वगैरह हम लोग को देखना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि वो मीडियम जो है वो कहीं दूसरे पैथोजन के आने की वजह से कंटामिनेट ना कर जाए, उसमें इन्फेक्शन ना आपका प्रोड्यूस हो जाए। तो इसलिए एक स्टेराइल मीडियम बनाना पड़ता है। तो उस स्टेराइल मीडियम को बनाने के लिए और उसका प्रोडक्शन कराने के लिए, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कराने के लिए एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं। तो इसको हम लोग किसके अंदर में पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स हमें बताया गया है। ये चीज़ें जो है हम आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे, इसीलिए अभी यहाँ पे हम आपको कुछ भी नहीं बता रहे इसके बारे में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपको बताया क्या है, इसमें आपको प्लाज्मिड के बारे में बताया है। एक सेकेंड, इसमें आपको प्लाज्मिड के बारे में बताया हमने। प्लाज्मिड क्या होता है पहले तो ये समझो। प्लाज्मिड होता है, ये एक ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इस नाम को याद रखना है। हमने प्लाज्मिड को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जो कि एक हमारे पास में क्या है? बैक्टीरिया है। और टाइफीम्यूरियम याद रखना है, टाइफॉइड कैरियर यही होता है, इसी की वजह से हमें टाइफॉइड होता है।
और टाइफाइड हमें उसका मीडियम क्या होता है, टाइफाइड हमें कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से हो सकता है। उसके बारे में एक लेडी थी जिन्होंने टाइफाइड फैलाया था, दैट इज़ कॉल्ड, उनका नाम था मैरी मेलॉन, जिसे हम लोग टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं। वो एक बाई प्रोफेशन जो है कुक थी, अपना बेकरी चलाती थी और बेकरी पे जो भी खाने वो बेचती थी सब में टाइफाइड रहता था बेसिकली, क्योंकि वहाँ उनके बेकरी से ही वही वहाँ का मेन पॉइंट था। उन्होंने ही सबसे पहले जो है इसको फैलाना चालू किया था, ठीक है। तो यह अब यहाँ पे हमारे पास में एक आता है हर्बर्ट बोयर, इनके बारे में देखना है। हर्बर्ट बोयर अकम्प्लिश दिस इन 1972 बाय आइसोलेटिंग, एक और नाम है स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, इन दोनों का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है आइसोलेट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग इन आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड। इन्होंने बेसिकली एक जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है प्लाज्मिड में खोज लिया था इन दोनों ने मिलकर के। तो ये नाम आपको जो है दिमाग में याद रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने किस चीज़ का क्या बनाया, हमारे पास में क्या मिला, मॉलिक्यूलर सीजर, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग बायोलॉजी में जैसे बायोटेक्नोलॉजी में चीज़ों को अल्टर कैसे करते हैं। हम लोग इस पूरे बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं, इन 3 पॉइंट्स को देख करके समझ में आएगा। क्या पढ़ने वाले, किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन कराना है, किसी एक चीज़ को बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल कैरेक्टर्स या डिजायरेबल जीन कह लो आप। तो हमें पहले वो जीन ढूंढना पड़ेगा। पहले तो हमें दिमाग में सोचना पड़ेगा हमें बनाना क्या। मान लो हमें बनाना है इंसुलिन, ठीक है, क्योंकि इसके आगे आने वाले चैप्टर में भी आपको इंसुलिन के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि और ज्यादा बेटर समझ में आए। तो मान लो हमें बनाना है इंसुलिन, मान लो भैया हमें इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, इंसुलिन का धंधा करना है हमें, ठीक है। तो कैसे शुरुआत करेंगे, पहले तो हमें ढूंढना है इंसुलिन का सेल, इंसुलिन का जीन ढूंढना है पहले तो हमें। तो देखो हमारे पूरी बॉडी में जो हेड टू टो अगर हम देखें टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास में जो है इंसुलिन का जीन, या फिर हेड टू टो अगर हम लोग देखें अपने, तो हर एक सेल के हर एक डीएनए या हर एक जीनोम की बात कर लो, सारे सेल में सेम तरीके का ही जीनोम है हमारे पास में। अगर हम अपने हेड से कुछ सेल निकाल के देखें, हम अपने फिंगर से कुछ सेल निकाल के देखें, हम अपने टोज से कुछ सेल निकाल के देखें, इन सबका डीएनए जब मैच करेंगे तो सारे सेम ही डीएनए होंगे, ठीक है। और जब हम अगर बात करें कि हमें इंसुलिन का जीन चाहिए होता है, तो देखो इंसुलिन हमें कहाँ मिलता है, तो हमारे पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैनक्रियाज के डीएनए के पास ही जो है, पैनक्रियाज के सेल के डीएनए के पास ही जो है सिर्फ इंसुलिन का जीन मिलता है, नहीं। हमारे चीक्स हैं, तो इनके सेल में भी जो है हमारे पास में जो डीएनए होगा उसमें भी हमारे पास में इंसुलिन का जीन मिलेगा। हमारे फिंगर्स है, इसमें भी जो हमारे पास डीएनए आएगा ना, वो उसमें इंसुलिन का जीन मिलेगा। लेकिन ये जो है हमारा फंक्शनल कहाँ होता है, सिर्फ पैनक्रियाज में फंक्शनल होता है, इसीलिए इंसुलिन वहां प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इंसुलिन आप तो कभी सोचे हो कि आपके जो है पेट के अंदर या फिर पैनक्रियाज के पास में स्वेट क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है? क्या उनके पास स्वेट प्रोड्यूस करने वाला जीन नहीं है? उनके पास भी स्वेट प्रोड्यूस करने वाला जीन है, लेकिन हमारे पास में क्या है, हमारे जो ऊपर एपिथेलियल सेल है इनमें वो जीन एक्टिव है। हमारे पेट में जो है हमारे पेट के जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनमें ये जो जीन्स है वो एक्टिव नहीं है, लेकिन हमारे एपिडर्मिस वाले सेल के जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज के जो सेल है उनके जो है सेल के ये जीन जो है एक्टिवेटेड है, ठीक है। हमारे चीक जो है ये इंसुलिन क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, क्योंकि इनमें जो है वो जीन है तो सही, लेकिन वो आपके पास में एक्टिवेटेड नहीं है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे चीजें क्या आ रही है, तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जीन कौन सा होगा, उसके बाद में हमें वो जीन को निकालना है, उस जीन को आइसोलेट करना है, और उसके बाद में हमें इंट्रोड्यूस करना है कहाँ, डीएनए में, होस्ट सेल में, ठीक है। और उसके बाद में उसका मेंटेन करना है, उस होस्ट सेल को वो कंडीशन देना है कि वो चीजें जो है वो आपका प्रॉपर प्रोड्यूस कर पाए, और वो जब डिवाइड करे फर्दर आपका जब रिप्रोड्यूस करे, तो वो जो जीन आपने उसके अंदर भेजा है वो जीन भी डिवाइड करे और रिप्रोडक्शन के बाद हर एक प्रोजेनी में चला जाए। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, ये सारी चीजें करने के लिए हमें जंग पे जाना है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जंग पे जाना है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, हथियार लगेगा ऑफ कोर्स। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो इसमें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हमें सबसे पहली चीज पढ़नी है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, इन द ईयर ऑफ, ये वाला जो है ना ये पैराग्राफ आप समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है।
इससे बहुत सारे पीवाईक्यूज, बहुत साल पे जो है आपका पीवाईक्यूज पूछे हुए इस पूरे में। क्या है? इन द ईयर ऑफ 1963 टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, हमने कहाँ से लिया? ई कोलाई से आइसोलेट किया, ठीक है। इनमें से एक जो है वो डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड करता है और दूसरा जो है दूसरा वाला जो है वो कट करता है डीएनए को, जिसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बेसिकली कहते हैं। देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके के, एक जो है आपका डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा और दूसरा होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हो गया जो आपके सेल के डीएनए के बीच में कट लगाता है, सेल के डीएनए के बीच में कट लगाता है, बीच से काटेगा उसको, कहीं एंड टू एंड नहीं काटेगा। एंड टू एंड कौन काटता है? एंड टू एंड कौन काटता है? रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। और बीच से कौन काटता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। एंडो मतलब अंदर, अंदर मतलब बीच से काटेगा, और एक्सो मतलब बाहर बाहर, साइड साइड, एंड से काटेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट है, हिंद 2 जो है ये पहला आइसोलेट होने वाला जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज था, हिंद 2, ओके। अब इसके बाद में जो है आपका यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ से Today we know more than 900 restriction enzyme has been isolated from 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequence। मतलब आज के टाइम पे हम लोग 900 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो अभी तक में डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि कितने स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से? सिर्फ 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के, जिसमें से 230 तरीके के स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से अभी तक हम लोगों ने 900 से भी ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोज लिया। और ये पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। इसके बाद में अगर मान लो हम लोग ई कोलाई के बारे में बात कर रहे हैं, आ जाओ। अगर देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक सेकेंड, अगर हम लोग बात कर रहे हैं ई कोलाई के बारे में, इको R1, मान लो हम लोग इको R1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इको R1 में जो है ये ई जो है पहला लेटर, ये किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है अपने जीनस के बारे में। जीनस क्या है? एशर्शिया। उसके बाद CO, बाद का 2 लेटर हमें किसके बारे में बताता है? स्पीशीज के बारे में बताता है। उसके बाद में ये R जो है, ये R आपको कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। R आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है स्ट्रेन के बारे में, एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो नंबर है, रोमन नंबर है, ये आपको बताता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आपके पास में। अब यहाँ पे मुझे अपने दो आपको जो है रिस्ट्रिक्शन इन आपके पास में 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो आपको कट सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। एक है इको R1, ये आपका कट कहां लगाता है? घातक से याद रखेंगे, किससे? GAATTC। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उल्टा सीधा एक समान, जैसे हमारे पास में हो गया मलयालम हो गया, मैडम हो गया, डालडा हो गया, ठीक है, जहाज हो गया। तो ये उल्टा सीधा एक समान वाले अक्षर को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ये हो गया हमारे पास 5 ये हो गया हमारे पास में 3 अब यहाँ पे उल्टा में G के कंप्लीमेंट्री क्या आएगा? C के A के कंप्लीमेंट्री T A और G। ये हो गया हमारे पास 5 एंड, और ये हो गया हमारे पास 3 एंड। घातक, GA, घातक, ठीक है। और ये काटेगा कहाँ पे? मिडिल से नहीं काटेगा, ये हमेशा सबका अलग अलग रिकॉग्निशन साइड होता है, मिडिल से थोड़ा दूर पे काटेगा, GA के बीच में कट लगाएगा। और अब जब ये GA के बीच में कट लगाएगा, तब यहाँ पे किस तरीके का जो है स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा? यहां से कट करेगा यहां तक, ये एक नया डीएनए बन जाएगा, और एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ये एक नया डीएनए बन जाएगा। मतलब बेसिकली 2 डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास में? ये आपके पास में स्टिकी एंड कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आएगा हमारे पास में हिंद 2, हिंद 2 GTC GAC से याद रखेंगे। ये 5 ये 3 ये डैशेस भी याद रखने। 5 किस साइड है, 3 किस साइड है, ठीक है। और 3 5 CAGCT, एक मिनट, G, हाँ सही है। अब यहाँ ये जो कट लगाएगा वो कुछ इस तरीके से मिडिल में कट लगाएगा, एकदम यहाँ पे कट लगाएगा, इधर
इधर कट लगाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ये कुछ इस तरीके का, ऐसा ब्लंट एंड कहेंगे इसको, ठीक है। ये चीज हो गई हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात किया, वही उल्टा सीधा एक समान। यहाँ पे आगे में आपको दिया भी हुआ है, इको R1 का दिया हुआ है घातक से, और इस तरीके से कट लगाएगा। यहाँ पे कौन सा देखो, स्टिकी एंड, इस तरीके का कुछ एंड्स आपके प्रोड्यूस होंगे, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और फिर अलग अलग DNA को हम लोग एक साथ में जोड़ देंगे। अब देखो, जो दो DNA को अगर जोड़ना है हमें एक साथ में, तो वो दोनों DNA को जब कट करेंगे ना, तो सेम एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, तभी जाकर के वो दोनों जुड़ेगा, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री बनेगा, ठीक है। डन। इको R1 हो गया। देखो यहाँ पे आपका पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल दिया हुआ है मलयालम, इसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉरेन DNA, मान लो ये हमने अपना प्लाज्मिड पकड़ लिया और ये फॉरेन DNA है, इसको जब हम लोग एक एंडोन्यूक्लियस से काटे तो मान लो कुछ इस तरीके का प्रोड्यूस हुआ, और इसको जब हमने अगर मान लो कोई एंडोन्यूक्लियस A से काटा है तो इसको भी हमें एंडोन्यूक्लियस A से काटना पड़ेगा। अगर दूसरे एंडोन्यूक्लियस से काटे तो फिर दोनों नहीं चिपकेगा, दोनों का फिर एंड सेम नहीं होगा। और फिर जब हमने इन दोनों को डाल के मिलाया तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बैक्टीरिया को पकड़ेंगे, जैसे इकोलाई है, हमें जनरली यूज करते हैं हम लोग, बैक्टीरिया में ट्रांसडक्ट कर देंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि हमने अपने पास में DNA पकड़ लिया, ठीक है। हमने DNA को हमने पकड़ा और इसको हमने क्या किया, कट कर दिया, सब कुछ मिर्च मसाला डाल करके, हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल करके सबको कट कर दिया। अब यहाँ पे हमें DNA को सेपरेट भी तो करना है। मतलब देखो, ये जैसे इस केस में हुआ, हमने यहाँ काटा, हमने यहाँ पे ऐसे काटा, तो इनके ये सारे तो ऐसे मिक्स रहेंगे ना। DNA काफी छोटा चीज होता है, ये बहुत बड़ा नहीं है कि हम लोग ऐसे छाट लेंगे, नहीं, ये काफी छोटा होता है, ठीक है। तो मतलब अब ये वाले पीसेस भी, ये वाले पीसेस, ये वाले सारे अभी मिक्स हैं, तो इसको अब हम लोग इस वेक्टर में कैसे डालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यही वाला है, यही हमारा जो है डिजायर्ड DNA है। तो इसमें हमें बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, बट जो मेन हमें पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें हमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग एग्रोज जेल का शीट लेते हैं। अब एग्रोज जेल क्या है पहले ये समझो। एग्रोज जेल हमने क्लास 11th में पढ़ा है रेड एल्गी के बारे में। रेड एल्गी के एग्जाम्पल जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 3, 2, 1 कमेंट कर दिया है, ठीक है। तो अब रेड एल्गी के एग्जाम्पल क्या क्या होता है हमारे पास में, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलिसिफोनिया, और एक हमारे पास और है पॉरीफायरा, ठीक है। तो इसमें जो स्टार्टिंग वाले दो हैं जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इन दोनों जो रेड एल्गी हैं, ये हमारे पास में कुछ अगर पेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली हमारे पास में कुछ जेली लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, अगर जिनको हम कहते हैं, और उसी से मिला करके हम लोग ये एग्रोज जेल बनाते हैं, ठीक है। अब एग्रोज जेल में क्या करते हैं हम लोग, ये देखो एग्रोज जेल में अब हम लोग क्या करते हैं, ये है एग्रोज जेल का शीट, इधर वेल है, यहाँ पे हम लोग अपने DNA फ्रैगमेंट को लोड करेंगे। और DNA जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड रख देंगे, और इधर हम लोग पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोड रख देंगे। तो हमें पता है नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो DNA इस साइड भागेगा, इस साइड भागेगा। और यहाँ पे देखो, जितना बड़ा DNA उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना बड़ा DNA उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना तेज भागेगा। लगना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो एग्रोज जेल है उसमें काफी छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो DNA उधर से निकल के फर भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है साइज के बेसिस पे अगर हम देखें तो डिवीजन होता है, चार्ज के बेसिस पे डिवीजन नहीं होता है। जितना छोटा चार्ज उतने छोटे छोटे जगह से फटाफट निकल जाएगा, और बड़ा वाला पीछे रह जाएगा, और छोटे वाले जो फ्रैगमेंट्स हैं वो आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो जितना छोटा फ्रैगमेंट होगा वो उतना ज्यादा पॉजिटिव साइड में आपको मिलेगा, और जितना बड़ा फ्रैगमेंट होगा वो उतना ज्यादा वेल साइड में आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग जब अब यहाँ पे हमने कर लिया, एग्रोज जेल में हमने डाल दिया, और हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चला दी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, सब कुछ करके हमने यहाँ पे अपना फाइनली हमें मिल गया। अब जब है हमने देखा कि DNA अब अपने पास में जो है पूरा सेपरेट हो गया है, लार्ज वाले सब पीछे रह गए, स्मॉल वाले सब आगे रह गए, लेकिन अब हम इन्हें देखेंगे कैसे, क्योंकि
जो एगरोस जेल का कलर है और जो डीएनए का फ्रैगमेंट्स का कलर है वो कहीं ना कहीं आपका मैचिंग हो जाता है, ठीक है, और लेंथ हमें पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इनको स्टेन करते हैं। स्टेन किस चीज से करते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे पूरे जेल को। तो जेल वाला प्लेट जो रहेगा वो स्टेन नहीं होगा, सिर्फ डीएनए आपका जो होगा वो स्टेन हो जाएगा। और फिर अब उनको हम लोग लगाएंगे यूवी लाइट के अंदर में लगा देंगे। हमने किससे स्टेन किया? इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया। और किस में अब हम लोग देख रहे हैं? यूवी लाइट के अंडर में देख रहे हैं। हमें किस कलर का जो है डीएनए फ्रैगमेंट दिखेंगे? तो ब्राइट ऑरेंज कलर। और ये तीनों जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी से। नीट में काफी बार लिटरली काफी बार ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब यहाँ पे जो हमारे पास में इनके बाद हम लोग क्या करते हैं? कट करते हैं। क्या कट करते हैं? अपना जो हम लोग का अगर मान लो हमें स्टेन कर लिया और हमने देख लिया कि कौन सा हमारे पास में आ गया है, हमारा मान लो हमें डिजायर्ड डीएनए मिल गया। अब कैसे मिला? आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता कि ये डिजायर्ड डीएनए होगा? अब इंसुलिन वाले जीन पे लिखा थोड़ी होगा कि ये इंसुलिन का जीन है। नहीं बाबू, नहीं लिखा होगा। हम लोग क्या करते हैं? अपने जीन के कोड्स हमें पता रहते हैं, ठीक है। आप अभी इस लेवल पे आपको नहीं पता है, लेकिन आप जब उस लेवल पे जाओगे, फाइनली जब साइंटिस्ट बन जाओगे, तो उस लेवल पे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हो आपको चीजें पढ़ा दी जाती हैं। अभी बस आपको इतना दिमाग में रखना है, आपको कैसे तो पता चल जाएगा कि इतना लेंथ होगा आपके जो है डिजायर्ड डीएनए का। जितना भी लेंथ होगा, इतना मतलब इतना ही नहीं, जितना भी लेंथ होगा आपके डिजायर्ड डीएनए का, वो लेंथ वाले हम लोग जो है फ्रैगमेंट्स को देखेंगे और उसके हिसाब से हमें पता लग जाएगा। और अपने डिजायर्ड डीएनए को वहां से हम लोग क्या करेंगे? कट करके निकाल लेंगे। और उस प्रोसेस को, उस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, जो एगरोस जेल का जो बेड है, उस बेड से हम लोग अपना जो है डीएनए निकाल रहे हैं, इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग क्या? इल्यूजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग इल्यूजन कहेंगे। अब आ जाते हैं क्लोनिंग वेक्टर पर। एक मिनट मुझे दे दें। क्लोनिंग वेक्टर हम लोग चालू करेंगे। अब क्लोनिंग वेक्टर में हमें बेसिकली कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे ORI, ठीक है। ORI पढ़ेंगे हम लोग, देन सिलेक्टेबल मार्कर, देन क्लोनिंग साइट, उसके बाद में वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन एंड प्लांट्स, ठीक है। इतनी चीजें हमें पढ़नी है। और फिर हमारे पास में बस थोड़ी सी चीजें और बाकी रह गई, बहुत ज्यादा नहीं। प्रोबेबली 20 मिनट्स, 20, हाँ आ जाओ। देखो ORI क्या होता है? पहले तो ये समझो, ये है हमारे पास में एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में क्या है? पहला चीज ये है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्पीसिलिन। इधर है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। अब हमें कैसे याद रहेगा कि लेफ्ट साइड में एम्पीसिलिन है, राइट साइड में टेट्रासाइक्लिन है? एम्पीसिलिन का स्टार्टिंग क्या है? A, टेट्रासाइक्लिन का T। अब देखो, एक प्लाज्मिड है तो हम लोग लिखना कभी स्टार्ट करते कॉपी पे तो कैसे? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो लेफ्ट पहले लिखते हैं, राइट में बाद में जाते हैं। तो लेफ्ट जो ये प्लाज्मिड को देख रहे हो, तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास में पहला चीज आ रहा है, दैट इज A, एम्पीसिलिन। और उसके बाद में राइट टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ऐसे याद करेंगे। अब देखो एम्पीसिलिन पे हमारे पास में क्या है? PP वाले चीजें हैं, सेम एम्पीसिलिन, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वल चीजें हैं, एक जैसी, ठीक है, एक जैसी चीजें हैं। PP से स्टार्ट होने वाली चीजें हैं और दोनों का जो नंबर है 1 है, ठीक है। तो PVU1 PST1, ठीक है। ये दो चीजें हैं। उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन पे बम सेल करके याद रखेंगे, ठीक है। पहले बाम H1, देन साल1, बम सेल। और बीच वाले में ये वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, इसमें हमें कैसे याद रखेंगे? एकला हिंद से याद रखेंगे, ठीक है। तो PVU PST1, ठीक है, फिर एकला हिंद, फिर बम सेल, ऐसे करके याद रखेंगे। और इसके बाद में ORI इधर, ROP इधर, ठीक है। और ROP के पास में PVU2, नीचे में 2 आएगा, ऊपर में 1 आएगा, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में पहले है ORI क्या होता है? ये वाला, ये ORI क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये आपको इसमें जो चीजें याद रखनी है, ये इतना चीजें याद रखनी है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट यहां से होता है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, कितने डीएनए के कॉपी नंबर बनेंगे, ये पूरा जो कंट्रोल करता है क्या? ORI कंट्रोल करता है। अब सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर मतलब आपको बताएगा कि आपका जो डीएनए है वो आपका जो है क्लोन हो चुका है या नहीं हो चुका है, ये बताएगा आपका। बेसिकली क्लोन नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे कि आपका जो है ट्रांसफॉर्म हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर हमारे पास में यहाँ पे आ गया। द जीन
इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन। देखो टेट्रासाइक्लिन को ही हम लोग कैनामाइसिन कहते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा आर कंसीडर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। द नॉर्मल इकोलाई सेल डज नॉट कैरी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स, does not carry resistance against any of these antibiotic। अब देखो होता क्या है हमारे पास में कि ई कोलाई में क्या होता है कि ये जो हमारे पास प्लाज्मिड मिलता है, अब अगर मान लो हमने कोई जीन इंसर्ट किया और वो यहाँ आके इंसर्ट हुआ, तो ये वाला जो जीन है टेट्रासाइक्लिन का वो तो टूट गया, तो मतलब टेट्रासाइक्लिन हमारे पास फंक्शनल नहीं है। तो अब अगर हमारा जीन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन का जो फंक्शन है वो नहीं आएगा, तब टेट्रासाइक्लिन का फंक्शन नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे, पहले उस बैक्टीरिया को उठाएंगे और देखना है, मान लो कि हमने इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसडक्ट कराया, ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर हम लोग ने जो जीन डाला वो टेट्रासाइक्लिन साइट पे जाकर के लग गया, ठीक है। अब लगा है कि नहीं ये हमें कंफर्म करना है, तो इसको क्या करेंगे, अगर मान लो ऐसा ही एक और बैक्टीरिया, ये अभी तक जो है इसमें भी हमने कुछ भी मिलावट नहीं की है, तो इसको जब टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे ना, तो ये टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में जिंदा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट में इसके पास एंटीबायोटिक बनाने वाला टेट्रासाइक्लिन का जीन प्रेजेंट है, तो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में जिंदा बच जाएगा। अब ये जो है मान लो इसमें अभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, ये हमें पता लगाना है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के बीच में आ गया हमारा जो है डिजायर्ड जीन, तो टेट्रासाइक्लिन का जीन हो गया खराब, तो वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जब एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं करेगा तो मीडियम में डालते ही ये जो होगा बेचारा समाप्त मर जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन जो है वो पहुंच चुका है, और फिर अब हम इस बैक्टीरिया को उठा करके अपने जो है होस्ट में डाल देंगे। बस ये बात हो गई, ये हो गया सिलेक्टेबल मार्कर। अब क्लोनिंग साइट देख लेते हैं। क्लोनिंग साइट मतलब बेसिकली हमारे पास में यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बीच में घुसा देंगे, यही हमारे पास क्लोनिंग साइट हो गया, ठीक है। अब देखो presence of more than one recognizant site within the vector will generate several fragments। अगर हमने एक से ज्यादा जो है कहाँ गया, मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट, अगर मान लो एक जीन हमें इसके अंदर में डालना है, अगर मान लो हमें बाम H1 का जीन इसके अंदर में डालना है, मान लो हमने डाला और बाम H1 मान लो एक यहाँ पे इसका जीन आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है, तो ये दोनों जगह पे इंसर्ट हो जाएगा ना। तो ये दोनों जगह पे इंसर्ट जब होने के चक्कर में ये दोनों जब कट लगाएंगे हम लोग, जैसे ऐसे देखो, ये सब आपका जो साइट दिखा रहा है वो बेसिकली आपको क्या साइट दिखा रहा है, ये साइट दिखा रहा है आपका रिकॉग्निशन साइट, जो रिकॉग्नाइजिंग एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसका साइट दिखा रहा है कि बाम H1 आएगा तो वो यहाँ कट लगाएगा, साल1 आएगा तो वो यहाँ कट लगाएगा, ठीक है। उसके बाद में PST1 यहाँ कट लगाएगा, PU1 यहाँ कट लगाएगा, इनके जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएंगे वो इधर कट लगाएंगे, PVU2 का एंजाइम आएगा तो इधर कट लगाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो बाम H1 है, तो बाम H1 अगर मान लो एक यहाँ कट, एक यहाँ पे इसका साइट है और एक यहाँ साइट है, तो जब हम लोग बाम H1 इसमें डालेंगे तो एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा, और जब एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा, ये तो पूरा टूट जाएगा ना ऐसे फ्रैगमेंट में, तब तो इसके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर ये वापस इसके बीच में हम लोग जीन डालेंगे कैसे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक वेक्टर में जो है बहुत सारे अलग अलग, जितने सारे अलग अलग तरीके के जो है रिकॉग्निशन साइट हो उतने अच्छा है, लेकिन एक तरीके का एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, ठीक है। मान लो जैसे हम लोग बाम H1 से कट लगा रहे हैं तो इसका एक ही साइट होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट तरीके के अलग अलग हमें साइट्स मिले, जैसे साल1 का है, PST1, तो ये अलग अलग है, तो इनके लिए बहुत सारा साइट हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमें बहुत डिफरेंट एंजाइम्स डाले तो उन सबके लिए इसमें साइट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एंजाइम के लिए एक ही साइट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये बात कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब यही है कि अगर यहाँ पे अगर हमने जीन डाला तो टेट्रासाइक्लिन का जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो गया, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया अपना डिजायर जीन तो इनएक्टिवेशन हो गया, तो इसी को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहाँ पे एक चीज और है, एक हमारे पास में वेक्टर है जिसके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, बट आप पढ़ लो क्योंकि यहाँ पे जानना है। एक ये वेक्टर है हमारे पास में, इस कलर से नहीं बनाते हैं हम, दूसरा कलर यूज करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं। आ जाओ, ये मान लो एक वेक्टर है हमारे पास में, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है बच्चे, इस वेक्टर का नाम है PUC8। PUC8 इस वेक्टर का नाम है। इस वेक्टर में एक है हमारे पास में ये जीन, लेट मी कलर इट फर्स्ट, रुको,
ऐसे नहीं, दूसरा कलर यूज़ करेंगे अपन, यूज़ करेंगे ब्लू कलर। ब्लू कलर कॉलोनी वाले, एक मिनट देख लेंगे मुझे, ठीक। हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा कलर, ये वाला कलर, ब्लू कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक हम लोग और कोई दिखा देते हैं यहाँ पे, दूसरा कलर का, दूसरे कलर का जीन दिखा देते हैं आपको। ठीक है, एक ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है यहाँ पे जीन, ये है लैक, ब्लू से ही ये वाला मान लो येलो वाला है एम्पीसिलिन का जीन। ठीक है, एम्पीसिलिन का जीन। और दूसरा ये जो ब्लू वाला हमने दिखाया है, ये है लैक जेड जीन। ठीक है, जया पढ़ा था ना हमने इसमें जेनेटिक्स में, जया, तो उसमें ही एक लैक जेड जीन है और इस वेक्टर में एक लैक जेड जीन है और एक हमारे पास एम्पीसिलिन का जीन है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम लोग एक जीन इंसर्ट कराते हैं तो अब हम कितने बार देखेंगे कि एम्पीसिलिन में डाल के देखा हमने, टेट्रासाइक्लिन में डाल करके देखा हमने, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये थोड़ी हमारे पास में जो पिछली बार में बैक्टीरिया मार रहे हैं हम लोग को, पाप लगेगा, बेसिकली याद करने का तरीका है, बैक्टीरिया को मार रहे हैं, किसी हम लोग मीडियम में बैक्टीरिया को डाल रहे हैं, अगर इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा तो ये मर जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बैक्टीरिया मार रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो हमें पाप लगेगा मारने का किसी को, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया तरीके का मेथड है। इसमें क्या होगा, अगर हमने कोई जीन इंसर्ट किया और लैक जेड जीन पे उसका जो है रिकॉग्निशन साइड है तो वहां कट लगाएगा। ठीक है, अब वहां पे कट लगाएगा तो लैक जेड जीन क्या होगा, हमारे पास में लैक जेड जीन जो होगा इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब मान लो इसके अंदर मैंने वो जीन डाला जो लैक जेड जीन के पास में जाकर के उसको इनएक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो इस जीन में अब जब मैं इसको स्टेन करूंगी कुछ कलरिंग एजेंट के साथ ना, तो अगर इसमें लैक जेड जीन इनफंक्शनल नहीं हुआ होगा, मतलब वो नहीं कटा होगा, तो ये ब्लू कलर का कॉलोनी देगा। लेकिन अगर वो कट गया होगा तो वो व्हाइट कलर का कॉलोनी देगा। इसको भी एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कह सकते हैं। अगर ये नहीं कटा है, फिलहाल नहीं कटा हुआ है, तो ये जो होगा ब्लू कलर का कॉलोनी देगा। लेकिन अगर मान लो इसमें कट लग चुका है, कट लग चुका है, तो ये कौन सा, ये नो कलर, हाँ कलरलेस, या व्हाइट कलर कॉलोनी देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। अब देखो, जैसे हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से टीडीएनए उठाते हैं जो कि ट्यूमर कॉज करता है, और उसके बाद में ये किसके लिए वेक्टर होता है, ये बेसिकली प्लांट में यूज होने वाला होता है। और दूसरा होता है एक रेट्रोवायरस जो कि एनिमल में कैंसर कॉज करता है, इसको हम लोग एनिमल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मैम अब ये तो प्लांट में जाकर के ट्यूमर कॉज कर रहा है टीडीएनए, और रेट्रोवायरस जो है हमारे अंदर में आकर के कैंसरस सेल बना रहा है, तो इसको फिर हम लोग एज ए वेक्टर क्यों यूज करते हैं। तो बच्चा इसको हम लोग एज ए वेक्टर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे पास में जो है इसको मतलब बेसिकली जीनोम मिलता है। ठीक है, और एंट्री बहुत इजीली मिल जाती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना बेसिकली कि इनको जो है वो वीकन कर देते हैं या मार करके हम लोग अपने अंदर में डालते हैं जिस तरीके का जीन होता है। ठीक है, और ये बात हो गई, तो इसीलिए बस यहाँ पे इतना बताया गया कि इनकी जो डिलीवरी कराते हैं बेसिकली ये या तो एकदम वीक कर देते हैं या फिर इसको मार देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में आ गया रिकॉम्बिनेंट मेथड। अब हम लोग मेथड कौन कौन सा यूज करते हैं फटाफट से देखेंगे। माइक्रो इंजेक्शन, एनिमल के लिए सबसे बेस्ट मेथड माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्यों, क्योंकि सेल है इसके अंदर में माइक्रो इंजेक्शन लगा करके डायरेक्ट डीएनए अंदर पहुंचा दिया या वेक्टर को अंदर डाल दिया। ठीक है मैम, प्लांट के लिए क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि बेटा वहाँ पे सेल वॉल आ जाता है जो कि थोड़ा दिक्कत देता है, माइक्रो इंजेक्शन टूट सकता है, वहाँ पे इनफंक्शनल हो सकता है। हम लोग प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है गोल्ड या टंगस्टन ले लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग क्या होता है डीएनए का कोटिंग चढ़ा देते हैं। हमेशा याद रखना, गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स होंगे उसके ऊपर डीएनए का कोटिंग होगा, और फिर हम लोग फ्यू जो है गोली चलाएंगे। एक होता है इसमें हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, पहले हम लोग बैक्टीरिया को डाल देते हैं 42 डिग्री पे, 42 डिग्री सी पे डाल देते हैं। एक सेकेंड, पहले हम लोग बैक्टीरिया को डाल देते हैं 42 डिग्री सी पे, और फिर अचानक से उसको 1 सेकेंड के बाद कहाँ पे ले आते हैं हम लोग में आइस में लेकर के आ जाते हैं, आइस कोल्ड वाटर में लेकर के आ जाते हैं, फिर उसको 42 डिग्री पे डाल देते हैं और फिर उसको वापस कोल्ड पे ले आते हैं। तो ऐसे ही 1 2 बार 3 बार करने पे क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल का जो पोर्स होते हैं वो
मतलब बैक्टीरिया कभी पगला जाता है एकदम, उसमें क्या होता है उसके पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। उसमें जो आपके पास में लिपिड बाइलेयर्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड वगैरह जो भी होता है, उसमें जो है वो पोर्स बन जाते हैं और वहां से डीएनए फटाफट से अंदर आ जाता है। तो ये भी एक मेथड होगा। हमेशा आपसे एक बार पूछ सकता है कि जीन गन मेथड में जो है डीएनए के ऊपर में टंगस्टन और गोल्ड का कोटिंग करते हैं, या फिर गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर में डीएनए का कोटिंग करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कभी भी डीएनए के ऊपर में कोई भी कोटिंग नहीं करेंगे। अगर डीएनए के ऊपर में कोटिंग कर दिया तो फिर डीएनए काम कैसे करेगा, इसीलिए हमेशा टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल के ऊपर में हम लोग डीएनए का कोटिंग करते हैं। बस इतना चीज याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनली प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और मुझे इसमें 2 मिनट दो, मुझे पानी पीना है। बोलते बोलते गला एकदम बंद हो जाता है। ठीक है, आ जाओ। अब देखेंगे हम लोग प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फटाफट देखेंगे। कुछ भी चीज इसमें बहुत ज्यादा ऐसा भारी चीज नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल, बहुत सुपर और बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। ध्यान दो, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किसी भी एक सेल के अंदर हम लोग डीएनए को जो है वो हमारे पास में आइसोलेट कैसे करेंगे, ये बताना है। आइसोलेट हम लोग कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले सेल है, सेल के ऊपर अगर मान लो प्लांट सेल है तो उसके ऊपर सेलुलोज होगा, ठीक है। तो अगर सेलुलोज होगा तो उसको अगर हमें डाइजेस्ट कराना है तो कौन सा एंजाइम डालेंगे, सेलुलेज, ठीक है। अगर बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर हम लोग डालेंगे लाइजोजाइम, ठीक है। अगर एनिमल है तो उसके ऊपर हम लोग डालेंगे प्रोटीएज, ठीक है। सेलुलेज से सेल वॉल टूटेगा, प्रोटीएज से प्रोटीन का लेयर टूटेगा, लिपेज से लिपिड का लेयर टूटेगा। फंगी है तो फंगी में काइटिनेज डाल देंगे, काइटिन का लेयर टूट जाएगा, ठीक है। ये सारे जो है एंजाइम यूज करेंगे और इससे क्या करेंगे हम लोग सेल को तोड़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर में प्रोटीएज डालेंगे तो अंदर में जितने भी प्रोटीन होंगे वो टूट जाएंगे। हमेशा याद रखेंगे हम लोग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में कभी भी डीएनए का यूज नहीं करते हैं। डीएनए का यूज करोगे तो डीएनए ही खत्म होकर डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें मिलेगा कैसे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी जो है डीएनए का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे ये बात हो गई। अब हमारे पास में नेक्स्ट है कटिंग डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो वो हमें देख लेंगे, उसका जो है हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा तो उसमें हमें पता चलेगा कहाँ कट लगाना है। उस हिसाब से हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डिस्कवर करेंगे और उसके बाद में जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस का यूज करेंगे और स्पूलिंग के हेल्प से। स्पूलिंग क्या करते हैं हम लोग हमेशा उसको हाँ ये तो मैंने बताया नहीं, सॉरी। ये देखो, ये है स्पूलिंग। जब हमने जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है, हमने सारे एंजाइम्स डाल दिए, अब हमारे पास बस डीएनए बच गया। उसको हम लोग चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे। इधर कहीं लिखा होगा, लेट मी चेक कहाँ चला गया, अभी तो यही था। चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे, हाँ इधर है, यहाँ नीचे में चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे और वहां पे क्या होगा हमारे पास में डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उसको एक स्पूल की मदद से, स्पूल बेसिकली आपका कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। ये जो है आपका स्पूल है, स्पूल की मदद से ये आपका पूरा डीएनए का जो है फ्रैगमेंट है और इसकी मदद से ऐसे घुमा करके हम लोग उसको पूरा पकड़ लेंगे। अरे जैसे फॉक को नूडल्स में लगा के घुमाते नहीं हो, निकाल लेते हो, तो दैट इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ थिंग ओनली। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्पूलिंग कहेंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेट कराए, ऊपर वाले में क्या हुआ आपका चिल्ड इथेनॉल है, इसमें आपका प्रेसिपिटेट हो गया, यहाँ से स्पूल से निकाल दिया हमने इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज कटिंग डीएनए एट ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। हमने किससे काटना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है। उसके बाद एगोरिस जेल में डालना है, उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है। उसमें हमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की साइड में कौन सा फ्रैगमेंट मिलेगा, लॉन्गेस्ट, और पॉजिटिव साइड में स्मॉलेस्ट मिलेगा, सबसे आगे सबसे छोटा वाला फ्रैगमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग उसमें इथीडियम ब्रोमाइड डालेंगे और स्टेन करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा हमारे पास में यूवी लाइट के अंदर में हम लोग जब देखेंगे तो वहां पे हमें मिल जाएगा ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स और उसके हिसाब से हम लोग वहां से कट करके निकाल लेंगे। और निकालने वाले प्रोसेस को, अपने डिजायर्ड डीएनए को एग्रोस जेल से कट करके निकालने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन। नाउ अब हम लोग करेंगे एम्प्लीफिकेशन। बेसिकली एम्प्लीफिकेशन से क्या होता है हम लोग का जो है अगर मान लो हमने इस मान लो मेरा ही कोई है, मान लो मैंने अपने चीक के सेल्स निकाले, इसमें से अपना डिजायर्ड डीएनए सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब वो डिजायर्ड डीएनए फिलहाल मेरे पास एक ही है। अगर मान लो इसको मैंने इसके अंदर में डाला और मान लो वो जाकर के फेल हो गया, वो जुड़ा ही नहीं जीनोम से
सॉरी, मान लो इसके जीनोम से जुड़ा ही नहीं, तो वो तो एक हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो वेस्ट हो गया हमारे पास। अब वापस यहाँ से हमको सेल निकालना पड़ेगा, वापस उसका जो है हम लोग पूरा आइसोलेट करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे और फिर वापस से डालेंगे। तो इससे बेटर जो ये वाला जो हमने चीक के सेल्स लिए हैं उसमें आइसोलेट कराया, ये सारे जो प्रोसेस है, इसके बाद में हम लोग एक एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस कराते हैं, मतलब उस एक डीएनए का बहुत बिलियंस ऑफ कॉपीज बना के अपने पास रख लेते हैं, ताकि मतलब बस इसको होस्ट में डालना रहेगा। अगर मान लो एक बार फेल हो गया तो हमारे पास बहुत सारी कॉपीज है, तो उसको वापस से डाल सकते हैं, उससे पहले का प्रोसेस वापस दोबारा हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, इसलिए एम्पलीफिकेशन हम लोग करते हैं। तो इससे क्या होगा, एम्पलीफिकेशन में 3 प्रोसेस आएंगे हमारे पास में। नंबर 1 डीनेचुरेशन, एनिलीन और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन बेसिकली आपको हाई टेम्परेचर पे ले जाना है, दैट इज 90 to 95 डिग्री पे हमारे पास में क्या होगा, इसके जो है बैंड्स टूट जाएंगे और इसके बाद में हमारे पास में जो है ये डीनेचर हो जाएगा, बेसिकली इसका नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, आपका ये डैमेज हो जाएगा, आपके 2 फ्रैगमेंट्स में टूट जाएंगे। एनिलीन में हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन में हम लोग इसमें प्राइमर का एडिशन करते हैं, और एक्सटेंशन में क्या करते हैं, उस प्राइमर के आगे आपका जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है और आपके पास में एम्पलीफाइड डीएनए बन जाता है। अगर आप इसका 30 साइकिल्स चलाएंगे तो लगभग आपके पास 1 बिलियन एम्पलीफाइड डीएनए बन के रेडी हो जाते हैं, मात्र 30 साइकिल से 1 बिलियन कॉपीज। वाओ, अमेजिंग। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें यही लिखा हुआ है। उसके बाद में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला केस हो गया, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया, सिलेक्टेबल मार्कर का यूज किया, ये सारी चीजें पहले ही पढ़ा दिया है, इसलिए बस ऊपर ऊपर बता के आगे बढ़ रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हमारे पास में इसमें क्या है, अब इसमें हम लोग लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन करवाएंगे, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे और कल्चर मीडियम का फॉर्मेशन कराएंगे। कल्चर मीडियम, इसमें 3 चीजें, इसमें पहले तो हमारे पास 2 तरीके की चीजें होती हैं, कल्चर होते हैं। एक हम बैच कल्चर करते हैं। बैच कल्चर में क्या होगा, हमारे पास में एक डब्बा लिया, उसमें न्यूट्रिएंट्स भर दिए, उसमें जो है हमारे पास में ट्रांसपोर्न बैक्टीरिया डाल दिया। ठीक है, मान लो इस बैक्टीरिया में हमने इसको पूरा रेडी कर लिया, इसमें इंसुलिन का जीन वगैरह सब कुछ डाल दिया और अब ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला है। तो एक डब्बा में बैक्टीरिया डाला, इसके खाने वाने का सारा सामान डाल दिया, ऑक्सीजन जो भी था उसमें एक बार में सप्लाई करके और उस डब्बे को बंद कर दिया। ले भाई, अब 2 घंटे 3 घंटे 10 दिन जो है तू बैठ इसमें और बस प्रोड्यूस कर बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर, इंसुलिन प्रोड्यूस कर, और वो एक बार में एक बैच जो है आपका रेडी हो गया। ये है एक बैच कल्चर। बैच कल्चर मतलब इकट्ठे एक ही बार अपने सारे न्यूट्रिएंट्स दे दिए, अब उतने न्यूट्रिएंट को यूज करके जितना बनाना है बना लेगा। दूसरा टाइप का प्रोसेस होता है कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, एक साइड से आप न्यूट्रिशन वगैरह डाल रहे हो, दूसरे साइड से प्रोडक्ट निकाल रहे हो, और न्यूट्रिशन डाला और प्रोडक्ट निकाला और न्यूट्रिशन डाला और प्रोडक्ट देते जाओ लेते जाओ, देते जाओ लेते जाओ, देते जाओ लेते जाओ। तो ये हो गया कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस में हमारे पास में क्या होता है, ग्राफ बनता है। ग्राफ क्या बनता है, ये हो गया लैग फेज, एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी फेज। ये हमारे पास में ये है पहला, रुक जाओ, ये हो गया हमारे पास में पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है हमारे पास लैग फेज, यहाँ पे अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे हौले हौले, धीरे धीरे चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, तो एकदम हौले हौले। और फिर उसके बाद में आएगा आपके पास, ये पहला हो गया हमारे पास लैग फेज। दूसरा हो गया एक्सपोनेंशियल, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, ये कुछ इस तरीके से आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो ये हमारे पास में पहला हमारे पास में हो गया लैग फेज, दूसरा हो गया हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फेज, तीसरा हो गया हमारे पास में स्टेशनरी फेज। एक्सपोनेंशियल मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे, और उसके बाद में तीसरा हो गया हमारे पास में स्टेशनरी, मतलब एक जगह पे जाकर के आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक जगह पे जाकर के आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो गया। अब बायोरिएक्टर्स हमारे पास में आते हैं जिसमें हम लोग ये कल्चर ग्रो कराते हैं। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास में स्पार्ज्ड स्टीरिएटेड टैंक्स, और दूसरा होता है हमारे पास में एक होता है हमारे पास सिंपल, एक होता है स्पार्ज्ड। सिंपल में क्या होगा, बेसिकली आपका जो है दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है, पहला तो दोनों का शेप का डिफरेंस है, ये कर्व होता है और ये एक नॉर्मल आपका जो होता है बॉक्स टाइप का होता है। इसमें क्या होगा, आपका जो है ये चक्री घूमने वाली लगी हुई होगी और इसमें जो है आपका प्रॉपर मिक्स करते रहेगा और ऑक्सीजन डिमांड जो है वो सप्लाई करते रहेगा। इसमें क्या होगा, ये आपका नीचे से ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करेगा ऊपर तक। तो सिंपल वाले में क्या होता है, थ्रू आउट थोड़ा सा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन उतना जो है कांस्टेंट नहीं रह पाता है, थोड़ा गिर जाता है। बट इसमें क्या होता है, स्पार्ज्ड वाले में इसमें जो है कॉन्स्टेंटली आपको मिलते रहता है और नीचे से होता है ना, ये नीचे से आपको पूरा सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये देखो ये आपको पूरा नीचे से सप्लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा आपके पास में
नीचे वाले एरियाज में भी आपका ऑक्सीजन डिमांड जो है वो फुलफिल होते रहता है। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। और एक और सॉरी एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। इसमें क्या होता है आपके पास में बेसिकली प्रोडक्ट जो है इसको हम लोग अपना बैच अपना जो है सप्लाई कराते हैं और हर जगह पे इसको जो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब बेसिकली प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन प्यूरिफिकेशन वगैरह कराते हैं और अपना मार्केटिंग वगैरह करते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गया हमारे पास में इसमें, ठीक है। क्वालिटी चेक्स वगैरह करते हैं, मतलब बेचने से पहले वाले जो भी प्रोसेस होता है, आपका प्रोडक्ट बन के आ चुका है, अब बेचने से पहले उसकी क्वालिटी चेक होती है, उसको बैच में हम लोग क्या करते हैं, उसको पैकिंग करते हैं, वो जो भी करना है उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर मार्केटिंग को अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं हम लोग। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे अपना जो है मैं बोलूँगी कि इसका जो है आप सारे क्वेश्चंस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस वी आर डन। सो लाइक से सब्सक्राइब अगर पसंद आया हो तो, और भी जो है चैप्टर्स अपलोडेड हैं चैनल पे, वो चेकआउट कर लेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वो करेंगे हम लोग। और या विद दिस वी आर डन एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।